नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात, बकी बात, चुगलैरों की फसक और चकड़ैतों की ठसक समेटे हुए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। पहाड़ के लिविंग लेजेंड, हमारी लोक परंपराओं के सबसे बड़े नायक और पहाड़ी समाज की सबसे मजबूत आवाज नरेंद्र सिंह नेगी का आज जन्मदिन है। बारामासा परिवार की ओर से नेगी जी को बहुत बहुत बधाई। गढ़वाल की एक बड़ी आबादी को अपनी मातृभाषा में बोलने बचाने का सगोर और आत्मविश्वास देने वाले नेगी दा आज 75 वर्ष के हुए हैं। इसके साथ ही उनके लेखन गायन के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर उनके 101 चुनिंदा गीतों की व्याख्या करती हुई एक किताब भी आई है, जिसे IAS ललित मोहन रयाल ने लिखा है। इस किताब में क्या कुछ खास है, इस बारे में हमने रयाल जी से विस्तृत चर्चा की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही नेगी जी का विस्तृत इंटरव्यू भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। नेगी दा का जन्मदिन है, तो आज के एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत भी उन्हीं के एक गीत की पंक्तियों से करते हैं। गीत है कन छुयाल हुए तू बकी बात की। इन दिनों बकी बात के ऐसे ही सैकड़ों छुयाल प्रदेश भर में हो गए हैं। इकमा उकमा जखमा तखमा पूछा न अब क्या बुन की कखमा छुई लग रही हैं कि प्रदेश नेतृत्व में कुछ भारी फरकने वाला है। मजेदार ये है कि दुई उंगल की गिची और जीभ 1.5 हाथ की लेकर छुई तो छुयाल लगा रहे हैं, लेकिन सीणी खानी नेताओं की हर्ची हुई है। दरअसल प्रदेश में इन दिनों जितना पानी बरस रहा है, लगभग उतना ही घन मीटर शिष्टाचार भी इन दिनों यहाँ तहाँ खते रहा है, जिसके चलते भाजपा का हर दूसरा नेता आए दिन शिष्टाचार भेंट करने दिल्ली पहुंच रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब भाजपा नेता और प्रदेश में मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली पहुंचे और 25 जुलाई को उन्होंने एक ही दिन में प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात की जब तस्वीरें सामने आई तो जलदारों की जुगड़ी फूके जाना स्वाभाविक ही था। लिहाजा इसके बाद उत्तराखंड के भाजपा नेताओं को इतनी जोर से शिष्टाचार आया कि एक एक कर सभी नेता दिल्ली दरबार जाने के लिए कतारबद्ध खड़े हो गए। क्या प्रदेश के विधायक, क्या मंत्री और क्या सांसद, सब एक एक कर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं और इसीलिए छुयाल कयास लगा रहे हैं कि चकड़ेत नेता जरूर ऐंच फलिंडा लौफियाने की फिराक में है। बीते दिनों के घटनाक्रम इन कयासों को और मजबूती भी दे रहे हैं। एक तो भाजपा हाल ही में हुए दोनों उपचुनाव हार चुकी है, ऊपर से केदारनाथ में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भी भाजपा का मुंडारा कम नहीं है, और अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद अगर भाजपा केदारनाथ भी हार गई तो पार्टी की मवासी घाम लगना तय है। ऊपर से तीरथ सिंह रावत और भगत सिंह कोश्यारी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी ही पार्टी पर खौंबाग बने हुए हैं। एक ने इस बात के लिए मोर्चा खोला हुआ है कि प्रदेश भाजपा बिना सोच विचार के प्रत्याशियों का चयन कर रही है, तो दूसरे ने संसाधनों की बंदरबांट को लेकर मुछाला उठाया हुआ है। छुयालों को बाकी का मसला कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दे दिया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली आया तो सेंट्रल हॉल में अपने पुराने दोस्तों को खोजने चला गया। पत्रकार भी मिल जाते हैं और राजनीतिक कलाकार भी मिल जाते हैं, तो कॉफ़ी और टोस्ट का आनंद लेते हुए मुझे बड़ी चौंकाने वाली बात सुनाई दी। वो बोले, भाई तुम्हारे सांसदगण तो यहाँ बड़ा दबाव डाल रहे हैं, और ये एक खग्गाड़ पुराने भाजपाई से सुनकर मैं बड़ा चौंक गया। खैर, मैंने आगे कुछ और कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने इधर उधर बातें बहला दी। मैंने सोचा शायद इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहते। मैं इत्तेफाक से प्रेस क्लब भी चला गया। वहाँ बहुत सारे लोग मिले, कुछ हमारे पहाड़ी पत्रकार बंधु भी मिले जो आजकल भाजपा के गुणगान में लगे हुए हैं। तो उनसे कुरेदते कुरेदते पता चला कि कुछ उजाड़ू बल्द अब यहाँ तक भाजपा में जम और रम गए हैं कि वो बड़ी तमन्नाएं रखने लगे हैं। तो मुझे दोनों जगह सूंघने पर लगा कि कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है भगवान जाने। और यूं भी नीचे परिवर्तन करते रहो और ऊपर जमे रहो, ये भाजपा का राजनीतिक मंत्र है। हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद छुयाल जो बातें अब तक सुरुक सुरुक कर रहे थे, अब थोड़ा मजबूती से करने लगे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये मुलाकातें प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष तक ही सीमित हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि ये मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी फरका देने की तैयारी है। वैसे जहां तक बात हरीश रावत की पोस्ट की है, तो इसे सिर्फ बुढ़ेंदा की स्याणी भी माना जा सकता है। जिन उजाड़ बल्दों यानी कांग्रेस से भाजपा में गए दागी बागी अभागी निर्भागियों को वे अपने मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं भांप सके, आज वो दूर दूर से ही उनकी पूरी पतरी बांच रहे हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि ठोकर और धोखा खाने के बाद हरीश रावत कुछ उजाड़ू बल्दों को बेहतर समझने भी लगे हों, लेकिन सच ये भी है कि उत्तराखंड की राजनीति में कई गलत परंपराएं उनकी कांग्रेस पार्टी ने ही स्थापित की हैं, जिन्हें भाजपा आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्रियों को बदल बदल कर केंद्र के इशारे पर बैठाए जाने का काम
भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बारी बारी से किया और ये प्रदेश की राजनीति को कमजोर करने का एक बड़ा कारण बना। पहले गांधी परिवार के इशारे पर यहां मुख्यमंत्री बनाए और हटाए जाते रहे और अब मोदी शाह के इशारे पर ऐसा होता है। इसमें जनता की राय कहीं नहीं है, जिसे बम्पर बहुमत देने के बाद भी स्थायी नेतृत्व नहीं मिला। ऊपर से हमारे सांसदगण हैं जो गुटबाजी में तो रपरपे रहते हैं, लेकिन उन मुद्दों को संसद में नहीं उठाते जिनके लिए उन्हें प्रदेश की जनता ने चुना है। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे सांसदों से ज्यादा बुलंदी से छत्तीसगढ़ के सांसद आवाज उठा रहे हैं। बढ़ती लैंडस्लाइड्स, बादल फटना, जंगलों की आग, सूखते हुए जल स्रोत, हिमालयी क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, केदारनाथ की आपदा, जोशीमठ का भू धसाव, ऋषिगंगा और सिलक्यारा जैसे हादसे और चारधाम परियोजना के संकट जैसे तमाम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ की सांसद रंजीत रंजन ने जिस मजबूती से सवाल उठाए हैं, उसे समझने के लिए आप राज्यसभा का ये वीडियो देखिए। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से विकास के नाम पर प्रकृति और हिमालय का जो दोहन है वो बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा और संज्ञान दिलवाना चाहती हूँ मंत्री साहब को कि बढ़ती लैंडस्लाइड, बादल फटना, जंगलों में आग, सूखते जल स्रोत और हिमालय क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से कटना अत्यंत चिंताजनक है। 2013 में केदारनाथ, 2021 में ऋषिगंगा की त्रासदी, फिर जोशीमठ मकानों का धंसना, उत्तरकाशी, पिछले साल सिलक्यारा टनल का हादसा, हिमालय के जंगलों में बेकाबू आग, इस साल वायनाड, हिमाचल, उत्तराखंड, भारी तबाही और कई लोगों की मृत्यु हो जाना। अभी हाल ही में बद्रीनाथ में भारी भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण चारधाम यात्रा आपको रोकनी पड़ी और केदारनाथ से लोगों का रिस्क अभी तो चल रहा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये मैन मेड आपदाएं हैं जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं आपको चारधाम जो चल रहा है आपकी परियोजना, इस माध्यम से आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं कि ये जो अवैज्ञानिक, अनियंत्रित, मनमानी विकास नीतियों की आग में घी का काम कर रही है, ये आपदाओं को बुलाने का काम है। अभी हाल ही में एक संज्ञान आया है कि ये जो चारधाम परियोजना है जो 900 किलोमीटर है, जिसमें मात्र 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो भागीरथी वाला स्ट्रेच है, वो ही सिर्फ इको सेंसिटिव जोन है, जिसको 2012 में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहां पे भी अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का निर्णय ले लिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के संज्ञान में ये बात लेना चाहती हूं कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो मात्र भागीरथी वाला जोन है, जो गंगा का उद्गम है, वही 100 किलोमीटर है जहां से गंगा अपने प्राकृतिक रास्ते से चल रही है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पे बीआरओ द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वहां पे लगभग 15,000 पेड़ और सबसे हाइट पे 6,500 लगभग देवदार के पेड़ों को काटने की साजिश हो रही है। और जबकि वहां पे अगर उस जगह को 100 किलोमीटर के स्ट्रेच को यदि हम 10 और 12 मीटर चौड़ीकरण की जो बात की जा रही है, अगर ना भी करेंगे तो वो रास्ता डिफेंस के लिए भी और लोगों के लिए, आवाजावन के लिए भी सुरक्षित है। हमें पहले हिमालय को बचाना है, हिमालय का बाजारीकरण नहीं करना है, हिमालय को आदर से देखना है, ना कि उसका कमर्शियलाइजेशन करना है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि एक तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए नेक्स्ट सेशन में कॉलिंग अटेंशन या बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। और आज की धन्यवाद। एक तरफ ये सांसद हैं जो हमारे क्षेत्र के भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हिमालयी क्षेत्र होने के चलते उत्तराखंड की समस्याओं पर विशेष चर्चा की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वाले हैं जिनमें से कुछ तो परमानेंट क्वारंटाइन में ही रहना गींच गए हैं और बाकी ऐसे हैं कि सवाल अगर आगरा पे पूछा जाए तो जवाब घाघरा पर देते हैं। खैर, नेगीदा ने ही कहा है कि देर होली अबेर होली, होली जरूर सबेर होली। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पौड़ी जिले में इन दिनों एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर घपरोल मचा हुआ है। क्या है ये घपरोल, इसे समझने की शुरुआत साल 2007 से करते हैं। देश में तब यूपीए की सरकार थी जिसने एक बैठक में तय किया कि देश भर में एनआईटी खोले जाएंगे। इसके कुछ ही समय बाद एक एक्ट पारित किया गया और देश भर को 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिले। इनमें से एक एनआईटी उत्तराखंड के हिस्से भी आया, तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र के इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की खोजबीन शुरू की गई। एनआईटी संघर्ष समिति सुमाड़ी से जुड़े लोग बताते हैं कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार के सामने ये शर्त रख दी थी कि जहां भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वहां भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। ऐसे में पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी कृषि योग्य भूमि से लेकर चारागाह वाली जमीन तक एनआईटी को निःशुल्क दान स्वरूप देने का प्रस्ताव रखा। प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कुल 125 हेक्टेयर भूमि सुमाड़ी सहित आसपास के गांव खालू, चमराड़ा, नयालगढ़ से ली। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट की 80% जमीन अकेले सुमाड़ी गांव द्वारा दी गई। साल 2010-11 तक ये जमीन पूरी तरह से एनआईटी प्रशासन के पास जा चुकी थी। फिर आया साल 2014,
जब प्रदेश में हरीश रावत की सरकार थी, उन्हीं के नेतृत्व में एनआईटी का शिलान्यास 14 फरवरी 2014 को सुमाड़ी में कर दिया गया। इसके कुछ सालों बाद 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी उस पूरी जमीन पर कर दी गई, जिससे क्षेत्रीय जनता का आवागमन उस जमीन पर पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया। एनआईटी ने तब एनबीसीसी और आईआईटी रुड़की को भूमि परीक्षण के लिए बुलाया और सर्वे में जब जमीन उचित पाई गई तो एनआईटी ने 3,926 पेड़ों के कटान की अनुमति वन विभाग से मांगी। इनमें से अधिकतर पेड़ 1,000 मीटर से ऊंचाई पर थे, इसलिए वन विभाग ने 772 पेड़ों के कटान की ही अनुमति दी। ये पेड़ जल्द ही काट भी दिए गए। समय बीतता गया और धरातल पर लगभग सन्नाटा ही पसरा रहा। फिर 2019 में देश में दूसरी बार मोदी सरकार बनी। तब तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार के 17 विधायक और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक बार फिर से पूरे जोर शोर के साथ सुमाड़ी की उसी जमीन पर पहुंचे और 19 अक्टूबर 2019 को एक बार फिर से शिलान्यास किया गया। इस घटना को भी सालों बीत गए लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। गांव के जिन लोगों ने अपनी जमीन दान की थी वो एनआईटी के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। लगभग 5 साल बाद एनआईटी का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन जहां शिलान्यास किया गया था वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर। गांव के लोगों ने जब इस बारे में सवाल उठाए तो उन्हें जवाब मिला कि जहां 772 पेड़ काट दिए गए वो जमीन भवन निर्माण के लिए उपयुक्त ही नहीं है। इससे सुमाड़ी गांव के लोग अवाक रह गए कि अपनी जमीन दान करने के बाद उनके हक हकूक भी चले गए, 772 पेड़ भी काट डाले गए, उनसे किए गए वादे भी ताक पर रख दिए गए और अब एनआईटी वहां से 5 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि जिस क्षेत्र में एनआईटी बन रहा है वहां पहले से ही पानी का बड़ा संकट है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन के बदले सिर्फ 2 इंच का पानी और जमीन के ऊपर से गुजरते हुए रास्तों और वहां के प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग की। 1 दशक बीत चुका है लेकिन ये पानी आज तक गांव वालों को नहीं मिला। प्रशासन कह सकता है कि जब अभी एनआईटी ही नहीं बना तो पानी और रास्तों या मंदिरों का जीर्णोद्धार तो बहुत दूर की बात है। सुमाड़ी गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनसे वादा किया है कि एनआईटी का सेकंड फेज उनकी दी हुई जमीन पर बनाया जाएगा, लेकिन ये वादा भी सिर्फ बुथियाने वाला ही नजर आता है क्योंकि लिखित में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। तो सालों से एनआईटी की आस लगाए ये गांव वाले अपनी जमीनें दान करने के बाद भी बस दाता का मुख मां मंगत्या की टक सी ही लगाए रखने को मजबूर कर दिए गए हैं। इस हफ्ते एक खबर अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई भी आई, लेकिन यह खबर अंकिता मामले में अपराधियों को जल्द सजा होने की या इस मामले में वीआईपी का नाम सामने आने की नहीं थी, बल्कि ये थी कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने चमोली जेल के जेलर से हाथापाई की, जिसके बाद उसे अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया। खबरों के अनुसार उसकी हाथापाई का कारण ये रहा कि वो अपने साथ कुछ सामान जेल के अंदर ले जाना चाहता था, जिसकी अनुमति नहीं मिलने पर उसने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की। जेल में बंद होने के बाद भी ये दुस्साहस पुलकित जैसे लोगों में कहां से आता है, इसका जवाब आप जानते ही हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा खबर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारा सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। आज नेगी जी का जन्मदिन है तो जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं उन्हीं के एक चर्चित गीत के साथ। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार। इखिए माटम जम्यूमी भी मेरी भी रे बोटियांगवा। इखिए माटम जम्यूमी भी मेरी भी रे बोटियांगवा। भारा खैरी का बोकिनी मिल भी मी भी हिटू उंदरी उकाल। डालियों को छैल अर बाटों का गारा। डालियों को छैल अर बाटों का गारा। मेरा ही ट्यांकी गवे द्याला। मितनी रोलू मेरा भूलो तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर